So, hi learners, my name is Neetu Gupta and I welcome you all on this wonderful platform powered by Physics वाला। तो बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि जेआरएफ करें या गेट करें, जेआरएफ बेटर है या गेट बेटर है। तो जेआरएफ और गेट को लेके बहुत सारे उनके मन में डाउट्स होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज मैं इस पर डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या डिफरेंसेस है जेआरएफ और गेट में, क्या बेटर है, जेआरएफ बेटर है या गेट बेटर है। जेआरएफ का मतलब है CSIR नेट जेआरएफ। तो दोनों में से क्या बेहतर है, किसमें ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक, ये जो आप सभी का कंसर्न था, आई होप आज की हमारी जो सेशन ले रहे हैं इस जेनरिक में आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेआरएफ की। तो अगर मैं बात करूं जेआरएफ का, डेट इज CSIR नेट जेआरएफ। तो जेआरएफ में भी दो चीजें होती है। सबसे पहले आता है नेट, फिर ऑन द अदर हैंड क्या आता है हमारा जेआरएफ। तो अगर मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं, पर्टिकुलर एक स्ट्रीम की बात करूं, मैथमेटिकल साइंस की बात करूं, तो माना कि 42% परसेंटाइल पे क्या है आपका नेट क्लियर हो रहा है। ठीक है, माना कि एग्जाम अभी हुआ और 42 परसेंटाइल इसका कट ऑफ गया नेट का, इस पे आपका नेट क्लियर हुआ। किसी भी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, एक अनरिजर्व डेट इज जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो माना कि 42% पे नेट आपका क्लियर होने का कट ऑफ आया है, वहीं पे 44%, इस 44 परसेंटाइल पे आपका जेआरएफ का आया है। तो उन बच्चों का क्या जिन्होंने केवल नेट क्लियर किया है, और उन बच्चों का क्या जिन्होंने केवल जेआरएफ मतलब जेआरएफ ही क्लियर किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन बच्चों का केवल 42 परसेंटाइल आया है, डेट इज जिन बच्चों का नेट क्लियर है। तो जिन बच्चों का नेट क्लियर है वो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए तो नेट केवल और केवल अगर आपका नेट क्लियर है तो सबसे पहले आप दो चीजें कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और कहाँ कहाँ, किसी भी इंडिया के रेपुटेड यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपका नेट क्लियर है तो। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत ही रेपुटेड जॉब होती है। टीचर्स की जॉब तो वैसे भी बहुत रेपुटेड जॉब होती है, रेस्पेक्टेड जॉब होती है, ऊपर से असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब सोने पे सुहागा, है ना। तो ये एक बहुत ही रेपुटेड जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर की। दूसरी चीज क्या है कि पीएचडी की बात करते हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर किसकी बात कर रही हूँ कि जिन बच्चों का मास्टर्स, जो बच्चों ने क्लियर किए हैं, मास्टर्स अपीयर करके जो बच्चे आए हैं, जो मास्टर्स पास आउट है, उन बच्चों की बात की जा रही है। तो जिस बच्चे का मास्टर्स क्लियर हो रखा है, मास्टर्स पास आउट है, उन्होंने केवल नेट क्लियर किया है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए डेफिनेटली एलिजिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे फायदे की। तो दूसरा फायदा है आपका कि आप पीएचडी के लिए जा सकते हो। ठीक है, पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो, लेकिन यहाँ पे एक शर्त मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, जहां भी आप जाओगे, माना अब स्टेट यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, ठीक है, सॉरी, आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, क्योंकि प्राइवेट में अगर आपका नेट क्लियर है तो फिर भी स्टाइपेंड या फिर कहें स्कॉलरशिप फिर भी प्रोवाइड की जाती है। बट अगर मैं किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो अगर आपके पास केवल नेट क्लियर है और आप पीएचडी करना चाहते हो, तो वहां पे केवल आपको 8,000 रुपए मिलते हैं। बाकी ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जा रही है आपकी, तो अगर मैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलूँ तो यहाँ पे जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे केवल 8,000 रुपए आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि 5-6 साल का पीएचडी है, एक लंबी कमिटमेंट। अब मास्टर्स किया हुआ बच्चा तो ऑलरेडी 23 प्लस होता है, अब उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं घर की, है ना। तो उसमें उसको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 8,000 प्रति माह पे तो आप अपना खर्चा चला नहीं सकते हो, आप घर से बाहर कहीं रह रहे हो तो दिक्कत आ जाती है। तो बच्चे इसी वजह से, जिन बच्चों का केवल नेट क्लियर होता है, वो वेट करते हैं जेआरएफ तक के लिए कि उनका जेआरएफ भी क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर जिन बच्चों का जेआरएफ क्लियर है उसको स्टाइपेंड मिलता है। अब यहाँ भी दो फायदे, पहला तो असिस्टेंट प्रोफेसर डेफिनेटली, ये जब इसके लिए मिल रहा है बच्चों नेट के लिए, तो जेआरएफ के लिए तो डेफिनेटली मिलेगा, है ना। अब ये वही बात हो गई कि अगर सी ट्रू है, मतलब ऐसे कुछ कंडीशन लगाए, अगर अपन मैथ्स के तो मैथ्स के ही थ्रू में समझेंगे, मैथ्स के टर्म में, कि अगर ए इंप्लाई कर रहा है बी को, बी इंप्लाई कर रहा है सी को, है ना, तो ए तो डेफिनेटली सी को इंप्लाई करेगा ना।
क्योंकि ए बी को कर रहा है और बी सी को कर रहा है, तो ए डेफिनेटली सी को करेगा। इट मीन्स अगर आपका जेआरएफ क्लियर है तो डेफिनेटली आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात आती है पीएचडी की। अब यहाँ पे पीएचडी के लिए, अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे स्कॉलरशिप के जो स्टाइपेंड अमाउंट है ये बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको पहले मिलता था 31, अब मिलेगा आपको 37। ठीक है, जेआरएफ की बात कर रही हूँ। और जेआरएफ कितने सालों का होता है? अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो पहले 2 साल आपको जेआरएफ मिलता है और उसके बाद लास्ट के 3 इयर्स आपके, फर्स्ट 2 इयर्स आपका किसके लिए हुआ बच्चे? जेआरएफ के लिए हुआ। लास्ट 3 इयर्स जो है आपका, यहां से मिलता है एसआरएफ। अब गवर्नमेंट ने अभी जस्ट हाल ही में 1 वीक पहले ही एक नॉर्म निकाला जिसमें उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशखबरी है कि उन्होंने स्टाइपेंड अमाउंट इंक्रीज कर दिया। जेआरएफ का अमाउंट हो गया 37,000, 37 के। वहीं पे एसआरएफ का अमाउंट हो गया 42 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझने को मिला कि अगर आप के पास जेआरएफ है, जेआरएफ अगर आपका क्लियर है, तो यहाँ से आपको जो स्टाइपेंड मिलने वाला है, जो अमाउंट मिलने वाला है, वो इसका कितने टाइम्स है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आप घर से फ्री होके, घर से बाहर हो, डेफिनेटली है ना, घर से बाहर रह के पीएचडी कर रहे हो तो एक पीसफुली आप पीएचडी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आपको फाइनेंशियली क्रंचेस नहीं होंगे, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट रहोगे, अच्छे तरीके से अपने प्रोजेक्ट पे, अपने रिसर्च पे काम कर सकते हो। बट वही जिन बच्चों का केवल और केवल नेट होता है, उनके पास 8,000 ही पैसे मिलते हैं, अब वो अपने खर्चे ही नहीं कंप्लीट कर पाते, तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा में किसी और जगह पे वो अप्लाई करते हैं कि कुछ और पैसे आ पाए। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ी दिक्कत यहाँ हो जाती है। अब वही चीज हो गई ना कि अगर एक इंसान 2 नाव में पैर डालेगा तो गिरना तो तय है। तो दिक्कत हो जाती है, उनको रिसर्च में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि उनके पास इतने पैसे होते नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आईआरएफ, अब बात करते हैं आईआरएफ क्या है। तो आईआरएफ का मतलब है बेटा इंस्टीट्यूट रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, इंस्टीट्यूट रिसर्च फेलोशिप। अब इंस्टीट्यूट रिसर्च फेलोशिप का मतलब है कि जहां से आप पीएचडी कर रहे हो वहां के इंस्टीट्यूट आपको पैसे दें, स्टाइपेंड दें। तो डिपेंड करता है, जैसे कि अगर मैं आईसी बेंगलोर की बात करूं तो वो खुद का भी देती हैं, आईआईटीज में भी खुद का भी देती हैं वो। अगर ऐसे में बात करूं बीआईटीज की तो वहां पे भी खुद भी देती हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो खुद से देती हैं। एनएसयूटी दिल्ली में जो है एनएसयूटी, ये भी खुद का इनका इंस्टीट्यूट का रिसर्च फेलोशिप होता है, ये प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हमारे पास जेआरएफ क्लियर है, मतलब जेआरएफ कट ऑफ हमने क्लियर कर रखी है, तो डायरेक्टली पीएचडी के लिए जाओ और एक अच्छा खासा अमाउंट लेके आओ, गेन करो। ठीक है, अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है, केवल नेट है, ठीक है, तो अगर नेट है तो डेफिनेटली कहीं भी पीएचडी के लिए आप फर्स्ट राउंड में तो कट ऑफ लिस्ट में उनके आ जाओगे। जो सिलेक्शन का पहला प्रोसेस होता है कि आपका नेट है या नहीं, तो उसमें तो आ ही जाओगे। प्लस अगर वो इंस्टीट्यूट आईआरएफ दे रही है तब तो आपका भला हो गया, क्योंकि यहाँ से नेट प्लस आईआरएफ, इसका मतलब हुआ कि इंस्टीट्यूट ही आपको पे करेगी थ्रू आउट पीएचडी। तो ये भी एक अच्छी चीज है अगर आपके पास नेट है केवल। और डिपेंड करता है किस इंस्टीट्यूट से आप पीएचडी करना चाहते हो। अगर वो इंस्टीट्यूट आपको इंस्टीट्यूट रिसर्च फेलोशिप दे रही है तो वेल एंड गुड, आपके पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो गई। ठीक है, अगर आपके पास जेआरएफ है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये है जेआरएफ और नेट में। अब बात करते हैं गेट की। तो गेट क्यों करना चाहिए? तो गेट में अगर मैं मैथमेटिकल साइंस की बात करूं तो बच्चे गेट करने से आपके 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि आप एमटेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा फायदा क्या है? अगेन पीएचडी कर सकते हो। पहला फायदा एमटेक, दूसरा फायदा पीएचडी। अगर आपने एमटेक किया है, अगर आपको एमटेक करना है इनफैक्ट, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? इसके लिए आपको पर मंथ 12,400 मिलेंगे। ठीक है, और पीएचडी अगर आप कर रहे हो गेट के बेसिस पे तो यहाँ पे आपको जेआरएफ और एसआरएफ की इतना ही पैसे मिलते हैं जैसे कि पुराना नॉर्म था। अभी नॉर्म में चेंजेस हुआ है, अभी यूजीसी ने अमाउंट बढ़ा के कुछ और कर दिया जेआरएफ और एसआरएफ का, जैसा कि मैंने अभी बताया 37 और 42।
बट यहाँ पे अभी भी वही है, क्या है, 31K फॉर JRF और 35K फॉर SRF ड्यूरिंग PhD। ठीक है, ये आपके CSIR के इतना ही देती है, ये भी जितना उसमें होता था, बट अभी CSIR ने अपना अमाउंट बढ़ा दिया है। तो फिलहाल इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि क्या पता ये भी बढ़ा दे या फिर ये इतना पुराना वाला ही अमाउंट रखे। ठीक है, तो मान के चलो कि एक अच्छा खासा एक सही आपको अमाउंट दिख रहा है। अगर आपके पास गेट है तो भी आप PhD कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे PhD कर सकते हैं। तो अगर आपके पास गेट है तो आप जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, मतलब ये जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ये गेट को कंसीडर नहीं करते हैं। अगर आपके पास गेट है तो आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, IITs, NITs, ISCRs, IISc, और डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट कैसा है। तो ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है। अगर मैं मोटा मोटा एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो इन 4 इंस्टीट्यूट से आप PhD कर सकते हो, अगर आपके पास केवल गेट है, JRF नहीं है तो। ठीक है, अब बात करते हैं इन्हीं दोनों में कि अगर आपने PhD की तो आपको अमाउंट ये और ये मिलेगा। कहाँ कहाँ से कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली गेट इन 4 इंस्टीट्यूट से। बाकी आप हर एक इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे, कि उनका क्या आस्क है, क्या वो गेट वालों को कंसीडर करेंगे या नहीं। अगर कंसीडर करते हैं तो ये आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने MTech में इनरोल कर लिया। अब MTech में इनरोल करने का मतलब क्या है, डेफिनेटली 2 साल के MTech के बाद उनको क्या करना होगा, एक प्लेसमेंट लगेगी, एक अच्छा खासा एक कहीं जॉब मिलेगी उनको। ठीक है, सपोज 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने क्या किया कि प्लेसमेंट ले लिया, तो उसके मान लो 30 LPA पे, क्योंकि अगर मैं मैथमेटिकल साइंस की बात करूं पर्टिकुलर तो 2 IIT हैं, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास। ये 2 IITs आपकी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटिंग से MTech कराती है। तो अगर आप यहाँ से करते हो तो एक बहुत ही अच्छे LPA पे आपकी जॉब लगने वाली है। ऑन एन एवरेज अगर 20 LPA भी लगता है तो बहुत एक सही अमाउंट है। बट उन बच्चों का क्या, जो 2 साल के MTech के बाद उनको फील हुआ कि नहीं, मैं अपनी इस टॉपिक में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं PhD करना चाहता हूँ, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 साल कंप्लीट करने के बाद वो अपने MTech के डिग्री को PhD में एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी MTech की डिग्री को PhD में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपके पास गेट है तो आपके पास PhD करने के 2 तरीके, या तो सीधे PhD के लिए एनरोल करो, या तो MTech करके उसके बाद खुद का इंटरेस्ट देखो, अगर सही लगा आपको तो आप PhD में एक्सटेंड कर लो। अब यहाँ पे पैसों की बात बता दूं तो MTech करोगे तो पर मंथ आपको 12,400 मिलेंगे। अगर वही PhD में एक्सटेंड कराते हो तो PhD के अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, अब बेहतर क्या है दोनों में से, JRF बेहतर है या फिर गेट बेहतर है? तो बच्चों अगर आपको कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब करना है ना, तो आपको केवल और केवल नेट यानी कि JRF कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेट JRF ही कंसीडर करेंगे, ना कि गेट। तो अगर देखा जाए तो बेहतर तो आपका डेफिनेटली नेट JRF है, क्योंकि वहां पे एक आपकी अच्छी जॉब मिलने के पूरे चांसेस है, गवर्नमेंट जॉब, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर। बट यहाँ पे गेट से आपको केवल PhD और MTech के ऑप्शन है, JRF से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के ऑप्शन है। ठीक है, वहां पे MTech का नहीं होता है। तो ये आपका कॉल होना चाहिए कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। बट मैं अगर पर्सनली आप सभी को एडवाइस करूं तो यही है मेरा एडवाइस, यही मैं एडवाइस करूंगी कि आपको दोनों एग्जाम ही अपीयर करना चाहिए। ठीक है, दोनों एग्जाम से आपको, सपोज आपका क्या होता है कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनका नेट ही केवल क्लियर हो पाता है और गेट भी हो जाता है। अगर वो कहीं जाते हैं किसी IITs में तो वो दिखाते हैं कि सर मेरे पास नेट और गेट दोनों ही हैं, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पे भी आपके दिखे जाते हैं डेफिनेटली एकेडमिक रिकॉर्ड्स, तो अगर वहां पे देखा जाए तो आपको कंसीडर किया जाएगा, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपके स्कॉलरशिप तो डेफिनेटली अगर गेट है तो गेट के अकॉर्डिंग, JRF है तो JRF के अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी PhD करने के कई सारे तरीके हैं। ये तो रही JRF और गेट की बात। आपके पास अगर इंस्पायर है तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। तो वो PhD करने के बहुत सारे तमाम तरीके हैं, उनकी बात ना करके हम
हमारा आज टॉपिक का जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है जेआरएफ और गेट कि बेहतर कौन सा है। तो दोनों ही अपने आप में अच्छे हैं, दोनों एग्जाम अपीयर करो। जिनको भी फाइनेंशियल क्रंचेज है, जिनको जॉब करनी है, तो उनके लिए गेट अच्छा ऑप्शन है कि एमटेक करके वो एक अच्छे अमाउंट पे एक अच्छी जॉब ले ले, प्लेसमेंट ले सकते हैं। या फिर जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो वो गेट के थ्रू जाए या फिर जेआरएफ के थ्रू जाए। जेआरएफ पे जाने पे आपको ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे, आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन रहेंगे, आपके पास मतलब ये चारों तो रहेंगे ही रहेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज। बट वहीं पे अगर आपके पास गेट है तो ये चार रहेंगे, और डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे कि वो गेट को कंसीडर कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के साथ हम मिलते रहेंगे, और आपके जितने भी डाउट्स हैं उस पे हम काम करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद पीडब्ल्यू। स्टे रॉकिंग, स्टे ब्लेस्ड। तो मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।